बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर आने वाला दिन एक नए स्कैंडल को जन्म देता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर देखा जाए तो जितने स्कैंडल इन 4 सालों में आए हैं उनसे शायद अगर पूरे पाकिस्तान की 60 साल तारीख में नहीं होंगे। लेकिन इन 4 सालों के स्कैंडल्स ने पाकिस्तान के इमेज को आलमी सतह पर किस तरह डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के इमेज को किस तरह आलमी सतह पर बिगाड़ा, और उसका पाकिस्तान का बुरा तासुर, बुरा एक इमेज किस तरह आलमी सतह पे गया, ये एक अलग कहानी है। नाज़रीन, अब जो गुज़श्ता 2-3 रोज से पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त जो सबसे अहम और सबसे ज्यादा देखा, बोला और पढ़ा जाने वाला जो स्कैंडल है वो ये है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साहबजादे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार की जानिब से मलिक रियाज को धमकियां देने का और ब्लैकमेल करने का, और मलिक रियाज की जानिब से मीडिया पर्सन्स के साथ मुलाकात करके उनको कुछ रसीदें दिखाने का जो रिश्वत के तौर पर उन्होंने डॉक्टर अरसलान को दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत देखी जाए, जुडिशरी की अगर देखी जाए कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने जिस तरह के फैसले किए हैं, हुकूमत ने उन पर अमल दरामद ना करके जिस तरह अदलिया का मजाक उड़ाया गया, वजीर आजम को सजा हुई और उसके बाद कन्विक्टेड वजीर आजम साहब बड़ी ढिठाई के साथ पार्लियामेंट में बैठे रहे। उसके बाद वजीर दाखिला को दोहरी शरीयत की बुनियाद पर उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई तो हुकूमत ने उसी तरह फिर अमल करते हुए उनको मुशीर दाखिला दोबारा बना दिया। जिस तरह वो पहले मुशीर दाखिला थे उनको फिर दोबारा मुशीर दाखिला बना दिया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अक्सर औकात हमारी हुकूमत दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर करती रहती है, लेकिन इसमें ज्यादातर चीजें जो होती हैं दानिस्ता की जाती हैं ताकि अदलिया का जो एक वकार है, जो अदलिया का पाकिस्तान के अवाम में इस वकार मौजूद है, उसको मजरूह किया जा सके। एक चीज मैं ये भी जरूर कहूंगा कि क्या ये जो आए रोज स्कैंडल्स आते हैं, क्या ये पाकिस्तान की अदलिया को, ये पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से जितने भी स्कैंडल्स की बातें की जाती हैं, क्या अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है? अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मलिक रियाज साहब जो है उनकी शख्सियत पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसे बिजनेस टाइकून की है कि जो अदलिया से लेके सिविल हुकूमत तक, सियासतदानों में, आर्मी ऑफिसर्स में, फिर उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी में, किसी भी जगह उनके ताल्लुकात इतने ज्यादा हैं कि सदर साहब से लेके वजीर आजम तक और आर्मी चीफ से लेकर कोई वज़रा आला या गवर्नर्स तक एक टेलीफोन कॉल पर उनके पास मौजूद होते हैं कि उनकी एक टेलीफोन कॉल पर वो अवेलेबल होते हैं उनके लिए। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो ऐसा ये भी इतलात है कि आर्मी चीफ इशफाक परवेज कियानी साहब के भाई का बिजनेस भी मलिक रियाज साहब के साथ है, और वज़ीर आज़म के बेटे अली मूसा गिलानी की दावत वलीमा जो है उसके पैसे भी मलिक रियाज साहब ने दिए थे। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो मलिक रियाज साहब से मंसूब की जाती हैं कि वो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, इवन शरीफ ब्रादरान के हवाले से भी ये कहा जाता है कि हमजा शहबाज के पास जो मर्सिडीज है वो भी मलिक रियाज साहब ने दी है उनको गिफ्ट के तौर पर। ये सारी चीजें तो नाज़रीन हम देखते रहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जिस तरह रिश्वत का बाजार गर्म है, हमारे सियासतदान जिस तरह रिश्वत लेते हैं, उसके बाद ये चीजें तो होना लाजमी है। क्या कोई चीफ जस्टिस का बेटा इतने बासर आदमी को ब्लैकमेल कर सकता है? एक सवाल ये भी आता है कि अगर ब्लैकमेल किया है और मलिक रियाज साहब ने उनको ब्लैकमेलिंग में आकर उनको रिश्वत दी है तो ये अलग बात है, या मलिक रियाज साहब ने कोई अपने काम करवाने के लिए उनको रिश्वत दी है, ये दूसरा सवाल है। मेरे आज के मेहमानों में इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर तजियाकार कॉलम निगार हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब, साबिक जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इसरार अब्बासी साहब, मरकजी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ही करना साहब शुरू करूंगा, ये एकदम इस तरह का स्कैंडल आना मीडिया में, और फिर स्कैंडल को आप क्या समझते हैं, कुछ जो हमारे जुडिशरी के अदलिया के जो फैसले हैं क्या उनके साथ कोई इंटरलिंक करेंगे कि उनकी वजह से ये इस तरह का स्कैंडल आया है? देखिए, ये जो केस है ना, जो भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे का सामने आया, मीडिया लेकर आई है, इसके कई पहलू हो सकते हैं और मैं समझता हूँ कि इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपको पता होगा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो एक कैंपेन चला रहे हैं कराफ जी, और इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि उन्होंने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस पे हाथ डाला जी, और अरबों रुपया जो है वो कौमी ख़जाने को वापस आया है। अगर हम एक तरफ अगर इसको सामने रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो किसी अपना ही बेटा चाहे हो करप्शन में इन्वॉल्व हो
और उसको नज़रअंदाज करते। अब इसके ऊपर बड़ी लंबी तवील बहस हो सकती है कि बाप को कैसे नहीं पता कि बेटा मेरा क्या कर रहा है, बाप को कैसे नहीं पता कि मेरा बेटा 3 दफ़ा लंदन गया है, बाप को कैसे नहीं पता, मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो मीडिया में आई हैं। जी जी। बाप को कैसे नहीं पता कि वो ज़ाहिर है उसने शॉपिंग की है, एक महीना रहा है और फ्लैट्स में रहा है जिनका किराया 40-50 हज़ार पाउंड महीने का था। तो अब ये एक ऐसी गुत्थी है, इसको बड़ा सुलझाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आए हैं, वो जो रूलर्स हैं ख़ास तौर पर जी, और उनके जो साहबजादगान हैं, वो मैसिव करप्शन में इन्वॉल्व थे और वो 100 मोटो भी लेते रहे हैं और काफ़ी उन्होंने इस सिलसिले में काम किया है। और ये एक मैं समझता ज़ाती तौर पर इस केस को सुनकर देखकर बड़ा दुख हुआ है कि एक ऐसा आदमी जो कि एक मुल्क को करप्शन से पाक करने जा रहा था, उसका अपना ही बेटा जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गया है। जिस तरह से दस्तावेज़ात सामने आ रही हैं जी, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि दो राय नहीं हो सकती कि उसमें कोई ना कोई पहलू ऐसे हैं जिसमें कि उसकी उनके बेटे की जो है इन्वॉल्वमेंट होगी। मैं एक चीज आपसे खाजी साहब से एक चीज पूछ लूं, क्योंकि ये बेहतर तौर माहिर कानून भी हैं कि खाजी साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी जज ने अपने बेटे को आज खुद नोटिस लेके उसे कटहरे में बुलाया और फिर जब ये कि अदलिया की जानिब से, मीडिया की जानिब से जब प्रेशर आया तो उसके बाद उन्होंने आज खुद जो है उस बेंच से अपने आप को अलहदा भी कर लिया। अब क्या सिचुएशन देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब या उनकी निगरानी में बनने वाला बेंच जो है वो अगर अपने बेटे के खिलाफ और मलिक रियाज के हवाले से जो स्कैंडल जो सामने आया है, जिसमें अभी चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना है कि अभी तो बात 30-40 करोड़ की हो सकता है कल को अरबों की भी बात हो जाए, ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि इस स्कैंडल की आड़ में सुप्रीम कोर्ट इस स्कैंडल का जो उन्होंने खुद नोटिस लिया है इसके बाद कोई और बड़े स्कैंडल्स भी जो है उन पर भी हाथ डालेगी? मेरे साथ बात यह है कि जैसे कर्नल साहब ने बात की है, जी जी, अब ये मीडिया में इस चीज को बड़ा सर प्लान वे में मतलब न फैलाया जा रहा है, नहीं ब्रेक किया गया है। ठीक है, अच्छा, आप इसकी पूरी कहानी देखें ना कितना चली है। जी, पहले जो अपना कर्नल साहब ने पूरा बैकग्राउंड बताया है, मैं उसको रिपीट नहीं करता, टाइम चूंकि कम है आपके पास, तो इन्होंने बताया कि जी बड़े बड़े केसेस, पंजाब बैंक का रुपया रिकवर करके दिया, स्टील मिल का केस करके दिया, वो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी का क्या नाम था, NIC, उसमें करोड़ों रुपया निकाल के दिया। तो चीफ जस्टिस ने बड़े लंबे लंबे काम किए, हाथ डाला। फिर क्या हुआ कि वो जो अभी प्राइम मिनिस्टर के बेटे का एफेड्रीन का जो स्कैंडल आ रहा था, उसकी इन्वेस्टिगेशन, लोगों की ट्रांसफर, वो सारी जारी थी। तो ये सारे काम वो कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उनको काउंटर करने के लिए उनको नहीं पता कि उनके गिर्द भी जाल फैलाया जा रहा है, सही, और जाल फैला दिया उनके बेटे की मार्फत। सही। अब ये जरूर है जिस तरह कर्नल साहब ने कहा और मीडिया के लोग कह रहे हैं और हर जगह एंकर्स कह रहे हैं कि भाई वो बेटा उसी घर में साथ रहता था, कैसे हो सकता है कि बाप को नहीं पता कि वो 2009 में गया, फिर 10 में गया, फिर 11 में गया, और इस तरह से मतलब इतने लेविशली और लैंड क्रूजर्स किराए पे ले रहे हैं। और ये है, तो बात यह है कि चीफ जस्टिस खुद इतने मसरूफ है, हो सकता है कि वाकई वो उसकी पर्सनल लाइफ से ताल्लुक उनका ना हो, सही, उनको यही पता हो, उसने कहा जी मैं किसी दोस्त के साथ लंदन जा रहा हूँ, सही, तो बाप यही समझता होगा बेटा लंदन गया है, वो अपने कामों में इतने मसरूफ है कि भाई कभी आ गए, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि स्कैंडल को लाया कैसे गया है। पहले एक यूट्यूब के ऊपर जनाब शाहीन साहब का एक इंटरव्यू बड़े मोहतात अंदाज में बड़े तरीके से किया गया, ठीक है, और उसमें इस सारा क्या कहते हैं फूड फॉर थॉट जैसे थ्रो की गई। अच्छा, अब शाहीन साहब ग्रुप एडिटर है एक बड़े अंग्रेजी अखबार के, जी, अब वो यूट्यूब पे तो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने अखबार में वो स्टोरी ब्रेक नहीं करते। उसके बाद फिर डिफरेंट एंकर्स ने उस पर करना शुरू किया, फिर कामरान खान, हाँ जी, मलिक रियाज की मुलाकातें हो रही हैं कामरान से, दूसरे एंकर से, फिर वो उनको पर्चियां दिखा रहा है, फिर वो बता रहा है देखो ये क्रेडिट कार्ड है, ये होटल का बिल है, पता नहीं तस्वीरें भी दिखाई होंगी। अब वो तो देख रहे बयान देने आ रहे हैं, तो पता चलेगा जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि कितना बयान सच्चा है कितना झूठा है।
फिलहाल तो हर आदमी एक जैसा ये पता था कि वो फरार हुए हैं, क्या ऐसा भी है? क्या वो फरार हो गए मलक साहब जानबूझ के यहाँ से? सर मलक साहब तो ओवरनाइट को यहाँ से पाकिस्तान से निकल गए और दो दिन पहले वो इमरान खान को पर्चियां दिखा रहे हैं, अगले दिन वो लंदन पहुंच जाते हैं, फिर उनके और जाके हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब क्या है कि वो वकील भी वही है जो पहले हुसैन हक्कानी के वकील थे, तो अब वो दरखास्त आएगी कि भाई वो इतने बीमार हैं कि ट्रैवल नहीं कर सकते, कमीशन के ऊपर उनका बयान किया जाए, फिर वो कमीशन का खर्चा भी बर्दाश्त कर लेंगे, कहेंगे जी जितने लोग आ रहे हैं मैं पैसे दे देता हूँ, मेरा लंदन में बयान ले लें, अस्पताल में लेट के बयान भी दे देंगे। सही। तो वो तो अब बात चल निकली है, अब जाने कहाँ तक पहुंचे। ठीक है ना वासी साहब, एक चीज बताइएगा कि तहरीके इंसाफ का एक स्टांस रहा है कि वो चीफ जस्टिस के हाथ मजबूत करेगी, उसके साथ खड़ी होगी। इस स्कैंडल के बाद क्या समझते हैं आप कि आपकी पार्टी कहां खड़ी होगी? क्या वो चीफ जस्टिस का साथ देगी, और या अगर वो इस स्कैंडल में मुलव्वस पाए जाते हैं उनके बेटे जो हैं, तो फिर उस वक्त आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, जैसे भी दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बात की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस इशू को ब्रेक करने की टाइमिंग देखें आप। ये 2009 से कैरी कर रहे हैं मलिक रियाज साहब, ठीक है, लेकिन इलेक्शन के करीब उन्होंने इस चीज को ब्रेक किया ताकि कंट्रोवर्शियल किया जा सके और हुकूमत की नाअहलियों पर पर्दा डाला जा सके, क्योंकि मलिक रियाज साहब के बारे में ये है कि वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं। तो मैं तो ये हमारी पार्टी का भी उसूली स्टांस ये है कि इसमें मलिक रियाज के पीछे कोई और हाथ हैं, वो हुकूमत में भी हो सकते हैं, वो अपोजिशन में भी हो सकते हैं, लेकिन मलिक रियाज एक मोहरा है। अगर मलिक रियाज साहब सही होते तो वो खुद मुद्दई बनते, वो भागते ना, जिस तरह अभी खालिद साहब ने बताया कि ओवरनाइट उनका जाना। एक दिन वो बता रहे उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, अगर उनको धमकी दी गई थी तो उनको एक कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए थी कि जी मुझे ये थ्रेट्स आ रहे हैं। वो सहाफियों को दिखा रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ दिखा रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं। तो मसला ये है कि ये सारी चीजें एक इशू क्रिएट करने के लिए की, चीफ जस्टिस को प्रेशर में लाने के लिए की गई, क्योंकि जो फैसले आने वाले दिनों में आने वाले थे चीफ जस्टिस को अंडर प्रेशर करने के लिए हुकूमती कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है जी साहब, एक चीज बताइएगा कि क्या ये वो जो जिस तरह तुरुप के पत्ते जरदारी साहब खेल रहे हैं, क्या ये भी कोई उनका तुरुप का पत्ता था मलिक रियाज, जो कि उनके बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, जिनका अखबार लेके जिनसे वो एक साफी को भी देते हैं, और क्या ये उनका कोई नया तुरुप का पत्ता तो नहीं है कि जिससे हुकूमत और चीफ जस्टिस भी प्रेशराइज हो जाएंगी और अपोजिशन को भी रगेदा जा सकेगा? आपसे मुझसे पूछे आप। देखिए जी, बात तो यह है कि सियासत में एक शतरंज की चालें होती हैं। जी जी। और असद जरदारी साहब का अभी तक प्रूव हो गया है कि इज ए सुपर इंटेलिजेंट मैन। अब इस वक्त ये कहना कि आया इस केस में उनका कितना हाथ है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरी गेम में पीपल्स पार्टी इज द बेनिफिशियरी इन द सेंस कि इस वक्त सारे जो फैसले या जो चीजें, मसला मलक हमारे दोस्त है रहमान मलक साहब, तो उनकी ड्यूअल नेशनैलिटी के ऊपर वजारत गई, सुप्रीम कोर्ट ने की। सही। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन 7 रुकनी बेंच ने की, वो अपील भी फाइल नहीं कर सके। फिर अब दोबारा दाखिल हो गई एक रेड पिटीशन, वो एडमिट भी हो गई है कि भाई स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अब उनके फैसले आने हैं, समाअत होनी है, ठीक है ना। उसके बाद फाइनेंशियल कितने स्कैम्स हैं जो चल रहे हैं। अच्छा, फिर एफेड्रीन का केस चल रहा है उनके बेटे का। तो इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। अब अगर वो इस तरह से चीफ जस्टिस साहब की अगर रेपुटेशन के ऊपर खुदा ना खास्ता वो कोई दाग लगाने की कोशिश करते हैं या उनकी पर्सनैलिटी को कोई इस तरह से करना शुरू करते हैं, डाउटफुल करने की कोशिश करते हैं, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट उन सब लोगों को मिलेगा जिनके खिलाफ फैसले हो चुके हैं, फैसले आने वाले हैं। यकीनन इस स्कैंडल को इस रिबाउंड भी कहा जा सकता है या उसका रिएक्शन भी कहा जा सकता है। नहीं, रिएक्शन नहीं है सर, ये गेम है, ट्रैप। अब वो बच्चा, मैं तो उसको जानता नहीं अरसलान को, अब उससे अगर कहानी सुनी जाए तो पता चले कि वो बच्चा किस तरह ट्रैप हुआ। सर, ट्रैप करने वाले तो बड़े प्यार से ट्रैप करते हैं, पता ही नहीं चलता। वो अभी तक यही समझ रहा होगा कि ये मेरे दोस्त है, और तो बाद में पता चलता है कि ये किसके दोस्त है। सही। साहब, क्या किस तरह ये जो टाइमिंग इस सारे स्कैंडल की है, अगर माजी में भी देखा जाए तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्कैंडल ऐसे वक्तों में है जब वो नहीं आने चाहिए थे। आप इसकी टाइमिंग को अगर देखते हैं तो क्या समझते हैं कि जब